इंडियन एक्सीडेंट एविएशन ब्यूरो ने जो फाइंडिंग दिया है, अब उससे इसको हम देखेंगे, उसके बाद ही हम इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे। ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोकॉल नोन एज NX-13, जो जो प्रोटोकॉल है NX-13 का, उसके हिसाब से ही हम आपको अपनी प्रतिक्रिया देंगे। द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री डिक्लाइन टू कमेंट ऑन द रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट पर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कुछ भी नहीं बताया है, कुछ भी नहीं कहा है। अच्छा, कमेंटिंग ऑन द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट रिलीज्ड बाय AAIB, जो भारत का है, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, द फाउंडेशन क्लेम्ड द फाइंडिंग्स अपीयर टू सजेस्ट पायलट एरर, particularly with regard to fuel control switches. FAS compared this narrative to the early investigations into the Boeing 737 MAX crashes, alleging a pattern of blame the pilots. अब जो भारत का जो एक्सीडेंट एविएशन एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, AAIB, उन्होंने जो कहा है, ये फेडरेशन ऑफ एविएशन सेफ्टी का कहना है कि उन्होंने जो पायलट पे शिफ्ट किया है सारी जिम्मेदारी, वो सही नहीं है। और ऐसा एक पैटर्न दिख रहा है कि जब बोइंग 737 मैक्स का क्रैश हुआ था, तो उस वक्त भी पायलट के ऊपर शिफ्ट कर दिया था सारी गलती। ये पायलट की गलती की वजह से एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, इसमें टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, कहीं भी नहीं है, ये कहना है। अब FAS claimed Boeing 787 program was more than 3 years behind scheduled, and इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, and ran billions of dollars over budget. It said it analyzed over 2000 aircraft systems failure reported related to the 787. 2000 जो 787 बोइंग है, उसके लगभग 2000 एयरक्राफ्ट को इन्होंने एनालाइज किया है, कवरिंग अबाउट 18% ऑफ द ग्लोबल फ्लीट, जो कि पूरे ग्लोबल फ्लीट का लगभग 18% कवर करता है। ये बोइंग 787 जो है, ये टोटल ग्लोबल फ्लीट का 18% करता है, उसको इन्होंने एनालाइज किया है अब द ग्लोबल फ्लीट ऑफ 1235 एयरक्राफ्ट, एंड आर्ग्यूड दिस रिप्रेजेंटेड जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये जो अभी हमने जो रिपोर्ट दी है कि इसमें क्या क्या फॉल्ट हैं, मैन्युफैक्चरल फॉल्ट है, इंजीनियरिंग फॉल्ट है, और भी जितने फॉल्ट है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, ये सब के बारे में जो हमने बताया, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये बहुत ही छोटी बात है, अभी तो और इसका पता लगना बाकी है। अकॉर्डिंग टू FAS, द एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व द क्रैश रोल्ड आउट ऑफ द फैक्ट्री इन लेट 2011। अब इसके बारे में डिटेल देखिए। ये जो एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुआ है, वो एयरक्राफ्ट फैक्ट्री से बाहर कब आया? 2011 में। फ्लू फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिसंबर 2013। फैक्ट्री से बाहर आता है 2011 में, पहली बार उड़ान भरता है 2013 में, वॉज डिलीवर्ड टू एयर इंडिया ऑन जनवरी 28, 2014। 2011 में बाहर आया फैक्ट्री से, 2013 में उड़ान भला दिसंबर 2013 में, और एयर इंडिया को जो डिलीवर हुआ है वो जनवरी 28, 2014 को ये एयरक्राफ्ट डिलीवर हुआ है, and made its first commercial flight on February 8, 2014. जनवरी 28, 2014 को ये एयरक्राफ्ट एयर इंडिया के फ्लीट में शामिल होता है, और 8 फरवरी 2014 को ये अपना ऑपरेशन शुरू करता है। अब आप देख लीजिए, 11 में ये फैक्ट्री से बाहर निकल चुका है ये एयरक्राफ्ट, और 11 से लेकर के 3 साल के बाद ये कमर्शियल फ्लाइट भरना शुरू करता है। अब वो 3 साल तक वो फ्लाइट कहां था? क्या उसकी कोई देखभाल हो रही थी, नहीं हो रही थी? ये तो कंपनी जरूर होती होगी, ऐसा तो है नहीं कि आपने फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया तो वो आकर के डंप कर दिया है और उसका कोई मेंटेनेंस नहीं होगा। ये तो इम्पॉसिबल है, मेंटेनेंस तो होता ही होगा। लेकिन जो सवाल है कि इसका जो डेटा कह रहा है कि 2011 में ही वो फैक्ट्री से बाहर निकला है, और पहली बार जो कमर्शियल फ्लाइट उड़ान भरती है वो फरवरी 2014 में भरती है, 8 फरवरी को। द फाउंडेशन एलेज्ड दैट द डॉक्यूमेंट्स इन इट्स पोजीशन इंडिकेट सिस्टम फेल्योर्स बिगैन द डे द एयरक्राफ्ट अराइव्ड इन इंडिया। अब ये सबसे बड़ा कैच लाइन है, पहले ही दिन सिस्टम फेल्योर की बात पता चल गई थी। जिस दिन भारत ये एयरक्राफ्ट आया और एयर इंडिया के फ्लीट में शामिल हुआ, उसी दिन
इस एयरक्राफ्ट के सिस्टम फेल्योर की खबर सामने आई थी। ये फेडरेशन ऑफ एविएशन ऑफ सेफ्टी जो है वो डिक्लेयरली अलेज कर रहा है, आरोप लगा रहा है, कह रहा है। पहले ही दिन पता चल गया था और फरवरी 1, 2014 को यह पता चल गया था। 1 फरवरी 2014 को यह भारत आया था, यह एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुआ है, मैं उसकी बात कह रहा हूं, उसी के बारे में यह पूरा डिटेल है। डिटेल्ड इंक्वायरी है ये, फेडरेशन ऑफ एविएशन सेफ्टी का ये डिटेल्ड रिपोर्ट है जो कि अमेरिकी सीनेट को पेश किया गया है कि भाई कोई बोइंग 787 बोइंग कंपनी जो है वो अमेरिका की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, आपको मालूम है। अब इस बोइंग कंपनी का अगर कोई प्लेन कहीं पर किसी भी फ्लीट में किसी भी एयर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में क्रैश करता है तो ये उनके लिए काउज ऑफ कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न है। और इसी काउज ऑफ कंसर्न की वजह से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को लॉन्च किया था और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सारे डिटेल निकल करके सामने आ रहे हैं। एंड कंटिन्यूड थ्रू आउट इट्स 11 ईयर सर्विस लाइफ, 11 साल की ये सेवा दी है, मतलब 2014 से लेकर के जब ये 25 में जो क्रैश हुआ है तब तक ये 11 साल तक अपनी सेवा दिया। द ग्रुप एलेज दीज इंक्लूडेड रिपीटेड इलेक्ट्रिकल फेल्योर्स। अब बताइए, शिफ्ट कर दिया पायलट के ऊपर, और अभी तक वो रिपोर्ट जो है भारत सरकार की तरफ से जो आया है, वो जो एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो एक्सीडेंट्स जो कमिटी बनी है AAIB, उनका एलिज किया है कि वो पायलट और इस सब के ऊपर शिफ्टिंग, अभी पूरी डिटेल रिपोर्ट अभी तक नहीं आ पाई है। अब ये कह रहे हैं कि द ग्रुप एलिज्ड दीज इंक्लूडेड रिपीटेड इलेक्ट्रिकल फेल्योर्स, लगातार इलेक्ट्रिकल फेल्योर्स इसमें हो रहे थे। इस 11 वर्ष की इस एयरक्राफ्ट की सेवा में लगातार इलेक्ट्रिकल फेल्योर्स की खबरें आ रही थी। स्मोक एंड फ्यूम्स, इलेक्ट्रिकल सर्जेज, ओवरहीटिंग ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपोनेंट्स, पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपोनेंट्स में ओवरहीटिंग की खबर आ रही थी, धुएं निकल रहे थे, फ्यूम्स हो रहा था, ये सारी इलेक्ट्रिकल सर्जेस सारे सामने आ गए थे। मैंने कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिकल फेल्योर्स अगर टोटलिटी में आप कहें तो वो सामने आ रहे थे। लोगों को ऐसा नहीं था अनभिज्ञ हो गया था, लोगों को जानकारी नहीं थी और सडन ये क्रैश कर गया। अब ये डिटेल आ रहा है फेडरेशन ऑफ एविएशन सेफ्टी के तरफ से। अब ये जो संस्था है, इस संस्था ने अपनी फाइंडिंग दे दी होगी, ये थर्ड पार्टी हो सकती है कि कोई संस्था हो, उन्होंने अपनी फाइंडिंग दी होगी, भाई गवर्नमेंट पर नहीं, उस पर नहीं, एक्सपर्ट्स की कमिटी होगी, उन्होंने कहा होगा, अमेरिकी सरकार ने कहा होगा या बोइंग ने कहा होगा कि इसकी थर्ड पार्टी हम एनालिसिस करवाना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहता है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के अब जो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको मिले हैं उस आधार पर यह कहा जा रहा है। अब देखिए साहब, एज एग्जाम्पल FAS alleged there was a fire in January 2022